नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना अतिशयोक्ति नहीं होगा और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और न्याय की बात करता है। कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी ना होने या कानूनी पेचीदगियों के चलते एक हिस्सा सही समय पर न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहाँ मौजूद हैं, आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए। और आज हम जिस विषय के साथ आपके सामने आए हैं वो है उपभोक्ताओं के हित से जुड़े क्या कुछ कानूनी प्रावधान हैं, यानी एक कंज्यूमर के क्या कुछ राइट्स हैं। और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। साथ ही किसी भी तरह की कोई कानूनी समस्या अगर आपके जहन में है तो भी आप हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। आज हम आपको बता दें कि आज लीगल हेल्पलाइन में हम बात करने जा रहे हैं उपभोक्ताओं के हित से जुड़े हुए क्या कुछ कानूनी प्रावधान है कंज्यूमर राइट्स पर, कि क्या कुछ कंज्यूमर राइट्स यहाँ पर दिए गए हैं और इस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। तो एक कंज्यूमर को क्या कुछ राइट्स दिए गए हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। उपभोक्ताओं को लेकर चर्चा की जाएगी और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं अधिवक्ता हाईकोर्ट के अनुज अग्रवाल जी। अनुज जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सर, सबसे पहले मैं आपसे यही सवाल पूछना चाहता हूं कि आखिर कंज्यूमर राइट की हम बात करेंगे, लेकिन कंज्यूमर होता कौन है? क्योंकि ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता कि कंज्यूमर क्या है, हालांकि वो कंज्यूमर है लेकिन कहीं ना कहीं कोई पेचीदगी। शुक्रिया हिमांशु। कंज्यूमर, देखिए, अगर नॉर्मल सेंस में बात करी जाए तो कंज्यूमर वो है जिसको हम उपभोक्ता कहते हैं हिंदी में जी। उपभोक्ता वो है जिसने भी किसी सर्विस प्रोवाइडर, मान लीजिए कोई भी सर्विस खरीदता है या किसी से कोई प्रोडक्ट खरीदता है, यानी कोई भी उत्पाद अगर वो खरीदता है और सर्विस अवेल की जाती है जिसके खिलाफ उसने पैसा दिया है और रिसीट ली है उसके लिए, तो वो एक कंज्यूमर है। और जिस भी कंज्यूमर के अधिकारों का हनन होता है तो उसके पास लीगल प्रोविजंस हैं जो उसकी इंटरेस्ट को सेफगार्ड करते हैं। ये कंज्यूमर की बात हुई। अब कंज्यूमर जो राइट्स दिए गए हैं, उपभोक्ताओं को जो परेशानी आती है, कौन से उपभोक्ता कंप्लेंट यहाँ पर कर सकते हैं? किनको अधिकार यहाँ पर दिया गया है कि आप कंप्लेंट कर सकते हैं? किस तरह की अमूमन शिकायतें आती हैं जो निकल के, जिसको लेकर शिकायतें यहाँ पर की जाती हैं? देखिए, अगर कंज्यूमर्स की कैटेगरी की बात की जाए तो सबसे पहले तो कोई भी इंडिविजुअल जिसने सपोजिंगली मार्केट से कोई इस पर हम बात करें उससे पहले हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं देवरिया से, विकास। विकास, स्वागत है आपका। किस तरह से हम आपकी मदद कर सकते हैं? अपना सवाल पूछिए। जी विकास जी, पूछिए। सर, मेरा ये है कि मैंने अपने एक दोस्त को पैसा दिया था जी। पर उसको पैसा दिया, उसके अकाउंट में, उसके बैंक अकाउंट में मैंने डाला था। हाँ। स्लिप, उसकी रिसीविंग स्लिप था और मैंने 1 लाख का चेक दिया था सर। अच्छा। और वो मेरा मित्र इस दुनिया में नहीं है सर। अच्छा। तो सर वो पैसा मुझे मिल पाएगा कि नहीं सर, और मिलेगा तो कौन सा रूल फॉलो होगा कानून का? सर, इसमें क्या कुछ हो सकता है? और सर मेरे पास सारे रिसीविंग है सर, और चेक से मेरे पास फोटोकॉपी भी उपलब्ध है। क्या इन्होंने क्या नाम बताया? आपने अपना क्या नाम? विकास नाम बताया आपने? जी विकास। विकास जी, देखिए, अगर आपने पैसा दिया है अपने किसी भी दोस्त को, मित्र को, और आपने वो पैसा जो है अकाउंट में डिपॉजिट कराया उनके, जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ, और आपने कहा शायद अब आपके मित्र इस दुनिया में नहीं हैं, यही आपका प्रश्न है? जी। तो उस केस में आपको सबसे पहले ये प्रूव करना होगा कि जो पैसा दिया गया था, अकाउंट में डिपॉजिट कराया गया था, वो आपका पैसा था और आपने उनको एज अ लोन दिया था, ना कि किसी रकम को आपने चुकाया था। मतलब ये भी हो सकता है कि वो पैसा पहले आपके मित्र ने आपको दिया हो। तो अदालत को या किसी भी फोरम को ये बताना ज़रूरी होगा कि ये पैसा जो है आपने उनको एज अ लोन दिया था और उन्होंने इस एग्रीमेंट पे लिया था कि वो आपको वापस करेंगे।
इसके लिए आपको थोड़ी कठिनाई ज़रूर होगी, क्योंकि आपने डायरेक्ट पैसा उनके अकाउंट में करवाया था, उसका कोई प्रूफ नहीं होगा, रिटर्न एग्रीमेंट नहीं होगा, तो इसके लिए दिक्कत ज़रूर आएगी, पर हम देख सकते हैं उसको। बाकी इसमें आपकी मदद हिमांशु कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कहूंगा कि बाकी आप हमें जो हमारा पता है आप वहां पर अपनी चिट्ठी लिखें और जो भी आपकी संबंधित समस्या है वो आप लिख कर भेजें और हमारी तरफ से आपको कॉल किया जाएगा और आपकी पूरी मदद की जाएगी। शुक्रिया फिलहाल अभी आपका जुड़ने के लिए। और हमारे साथ आनंद जैन एक और दर्शक इस वक्त जुड़ चुके हैं गुजरात से। आनंद जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल रखिए। चलिए, लगता है हमारा संपर्क टूट चुका, लेकिन हम चाहेंगे कि दर्शक हमारे साथ जुड़े, अपना सवाल रखें। सब बात यहाँ पर की जा रही थी कौन कंप्लेंट फाइल। कंज्यूमर की कैटेगरीज की हम बात कर रहे थे जी। तो उसके अंदर एक तो इंडिविजुअल होते हैं, जो भी इंडिविजुअल कंज्यूमर्स हैं, अगर उन्होंने कोई प्रोडक्ट खरीदा या कोई सर्विस अवेल की और उनको उसके अंदर डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस, मतलब वो सर्विस उस तरह से नहीं दी गई, उस मुताबिक नहीं दी गई जो प्रॉमिस किया गया था या जो उनकी उम्मीद थी उस सर्विस से, तो वो कंज्यूमर कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। उसके अलावा कंज्यूमर की कैटेगरी में गवर्नमेंट्स भी आती हैं। गवर्नमेंट्स भी बहुत चीज़ें होती हैं जो उत्पाद खरीदती हैं, प्रोडक्ट्स खरीदती हैं, सपोजिंगली कार्स खरीदती हैं अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, तो गवर्नमेंट भी कोर्ट में जा सकती है। और इसी तरह से ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स जो होते हैं वो आपस में इकट्ठे होकर एज अ ग्रुप भी कोर्ट में जा सकते हैं। अगर मेडिकल नेग्लिजेंस का केस है, किसी पेशेंट की सपोजिंगली डेथ हो जाती है, तो उनके परिवार वाले भी जो हैं वो कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं। यानी सिर्फ ये कहीं तक सीमित नहीं है, बहुत सारे दायरे इसके यहाँ पर खुले हुए हैं। सर, ये तो आपने बताया कि कौन जा सकता है, लेकिन कैसे जाए, कहाँ पर जाए, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि चलिए ठीक है, छोटी मोटी समस्या है, कोई नहीं, इसका समाधान यहाँ पर हो जाएगा, या फिर इग्नोर कर देते हैं। और कई लोगों को पता नहीं होता कि कहाँ जाएंगे, काफी वक्त शायद लग सकता है, तो जाना कहाँ पर है और कैसे समाधान होगा इसका? देखिए, कंज्यूमर फोरम्स की अगर बात करें तो गवर्नमेंट ने 3 लेवल्स पर कंज्यूमर फोरम सेटअप किए हुए हैं। सबसे पहले जो हैं वो जिला यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हैं कंज्यूमर फोरम्स, उसके बाद स्टेट लेवल पर हैं, और लास्ट जो है जो उनसे ऊपर आता है वो है नेशनल लेवल पे, NCDRC जिसको बोला जाता है, नेशनल कमीशन फॉर कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रेजोल्यूशन। तो जिला अदालत की अगर बात करें तो उनकी जो लिमिट है केसेस को रिजॉल्व करने की, वो अप टू 20 लाख है। यानी अगर आपका मुकदमा जिसके अंदर आप मुआवजा मांग रहे हैं 20 लाख तक की रकम का, तो वो ऐसे सारे मुकदमे जो हैं जिला अदालत के ही सामने जाते हैं, और आप एक कंप्लेंट, रिटन कंप्लेंट लिख कर देते हैं जिसके साथ आपको बिल लगाना बहुत ज़रूरी है, और उसी कंप्लेंट में आप ये मेंशन करते हैं कि आपने किन गुड्स को किस डेट पर खरीदा था और उसके अंदर क्या कमी पाई गई थी, और फिर जिला अदालत जो है नोटिस देती है दूसरे पक्ष को, और उनको अपना जवाब पेश करना होता है 30 दिन में। अच्छा। और उस 30 दिन के बाद कोर्ट को ये ऐसा निर्देश है कि 3 महीने में आपको फैसला करना है। वैसे टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाता है। ठीक है, टाइम पर भी हम यहाँ पर बात करेंगे। लखनऊ से हमारे साथ एक और दर्शक इस वक्त जुड़ चुके हैं। हाँ जी, देवेंद्र मिश्रा जी। देवेंद्र जी, स्वागत है आपका, क्या सवाल है आपका, किस तरह से हम आपकी मदद कर सकते हैं? जी, रखिए अपनी बात। जी मैं ये कह रहा था कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक सामान के जो टीवी वगैरह खरीदी जाती है। जी, हम आपको तो आपकी आवाज साफ आ नहीं पा रही है, एक बार फिर से आप दोहराएंगे? अपनी टीवी की आवाज कम कीजिएगा। मैं ये कह रहा हूँ, जैसे लखनऊ में मैं इलेक्ट्रॉनिक सामान को खरीदता हूँ। जी बोलिए, सुन रहे हैं आपको। हाँ बिल्कुल, आप बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान को मैं खरीदता हूँ जी, तो उसमें पक्की रसीद नहीं देते हैं, कच्ची रसीद देते हैं, बिल बुक वगैरह बना के दे देते हैं, तो क्या उस पर कोई कार्रवाई होती है? अच्छा, ये लखनऊ से जैसे कोई सामान खरीदते हैं वहाँ पर पक्की रसीद की जगह कच्ची रसीद अगर दे दी जाती है तो उस पर कोई कार्रवाई होती है? देखिए, पक्की रसीद ना देना भी अपने आप में एक जुर्म है, और उसका प्रावधान भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में ही है। अगर आपको किसी सामान के खिलाफ मतलब सामान की एवज में अगर आपको पक्की रसीद नहीं दी जाती है, तो आप सबसे पहले उसकी रिपोर्ट पुलिस को कर सकते हैं, और उसके बाद कंसर्न जिला अदालत में भी आप कंज्यूमर फोरम में जाकर आप इसी बात की कंप्लेंट अलग से कर सकते हैं। पुलिस मैंने इसलिए बोला ताकि इमीडिएटली ऑन द स्पॉट इस बात की वेरिफिकेशन हो सकती है। अगर आप अदालत में जाएंगे, आपको अदालत में जाने में 7 से 10 दिन का समय लग सकता है। अदालत आपसे ये पूछ सकती है इस बात का आपके पास क्या प्रूफ है कि इसी दुकान से आपने सामान खरीदा था।
तो मौके पर आने के लिए आप एक कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं पुलिस के पास, जो आपके पास एज एन एविडेंस हो जाएगा कि उसी मौके पर आपने पुलिस को बुलाया था और ये इस बात का एविडेंस प्रोड्यूस करा था कि ये आपको पक्की रसीद नहीं दे रहे हैं, और फिर आप जिला अदालत में जाकर अपनी कंप्लेंट दायर कर सकते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको आपके सवाल का जवाब यहाँ पर मिल गया होगा। कानपुर से हमारे साथ एक और दर्शक इस वक्त जुड़ गए हैं, रजनी जी। रजनी जी, स्वागत है आपका। किस तरह से आपकी मदद कर सकते हैं हम? रखिए अपना सवाल। जी सर, ये हमारे फैमिली, ये जो घर का प्रॉब्लम है, ये जो हमारे देवर फर्जी वसीयत लिए घूम रहे हैं। एक्चुअली नाम जो है मकान वो सास के नाम था। अच्छा। और तो सास के नाम के मकान था सर, तो क्या ससुर हमारे कर सकते हैं उनके नाम वसीयत? आप जो विवाद मकान को लेकर चल रहा है, सास के नाम पर मकान की रजिस्ट्री है जी, और आप क्या चाहते हैं? जी, तो वो हमारा जो छोटा वाला भाई है वो कह रहा है वसीयत फर्जी लिए घूम रहा है और बोल रहा है जी। तो बोल रहा है कि वसीयत कह रहा है पापा मेरे नाम कर गए, मतलब वो भी एक्सपायर हो गए, दोनों लोग एक्सपायर हो गए। अच्छा जी, चलिए। तो फर्जी, और हम लोगों को घर से निकाल रहा है, सब रूम में दरवाजा में ताला लगाया है। जी बिल्कुल, आपका सवाल समझ गए हैं, जानकारी ले लेते हैं। सर, इनका सवाल ये है कि जो इनकी सास थी, उनके पास रजिस्ट्री थी, उनके नाम मकान था, और अब इनके जो छोटे वाले जो देवर हैं वो परेशान कर रहे हैं कि वो हमारे नाम कर गए हैं। सब बताया जा रहा है कि वो हमारे नाम कर गए हैं, शायद फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं और बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्या कर सकते हैं? देखिए, उनको अगर मान लीजिए वो कहते हैं कि उनके नाम से कोई विल की गई थी या वसीयत की गई थी, तो उस वसीयत पर भी कोर्ट से जाकर ऑर्डर करवाना ज़रूरी है। किसी तरह का भी इनको घर से बेदखल करने के लिए या इनको घर से बाहर करने के लिए कोर्ट का ही ऑर्डर उनको चाहिए। बिना कोर्ट के ऑर्डर के वो इनको इस तरह से बेदखल नहीं कर सकते हैं। बाकी जो है, वसीयत को भी कोर्ट में प्रूव करना पड़ता है और इनके पास पूरा राइट है उस वसीयत को झुटलाने का। कोर्ट इनको बुलाएगा, कोर्ट उसमें गवाह भी बुलाए जाएंगे इनकी तरफ से और केस चलेगा। इस तरह से कोई बाहर नहीं कर सकता एक वसीयत के। बिल्कुल, यानी रजनी जी, आप कानूनी मदद यहाँ पर ले सकती हैं और सारे रास्ते अभी आपके लिए खुले हुए हैं और ऐसे कोई आपको बाहर नहीं निकाल सकता। उनको भी कोर्ट की मदद लेनी होगी और आप कोर्ट में जाके उसके खिलाफ अपनी बात रख सकते हैं, जो वसीयत जिसको आप कह रहे हैं कि झूठी वसीयत है। शुक्रिया। और अगर कोई इनके साथ जोर जबरदस्ती हो सकती है तो ये पुलिस को रिपोर्ट कर सकते हैं। जी, जालौन से हमारे साथ ब्रजेश, एक और दर्शक इस वक्त जुड़ चुके हैं। ब्रजेश जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। क्या आपका सवाल है? किस तरह से आपकी मदद कर सकते हैं? सर, मैं ये कह रहा हूँ, 2000 मेरी लाइफ इंश्योरेंस में सर जी 2000 में मेरी बैंक एक्सपायर हो गई। अच्छा। उसके बाद मैंने क्लेम किया, सर्वेयर आया था, उसने सर्वे की, जो मैंने डिटेल बताई वो सारी डिटेल तक थी। उसके बाद भी सर्वेयर ने हमसे कहा कुछ खर्चे पानी थे, तो मैंने उस समय दिया नहीं। मैंने कहा चेक आया ही उसके बाद दूंगा। उसने 1 लाख का इलम प्लान में सिर्फ 5,000 रुपए दिए थे। हमारा नाम। अच्छा, इनका हाँ सर, उस समय से मैं बराबर वहाँ पे कंपनी ऑफिस के चक्कर काट रहा हूँ सर। कंपनी ऑफिस वाले ही बोल देते हैं, मैं कुछ नहीं करता हूँ। 5-6 बार आपका ये कहना है कि 2010 में आपकी जो बहन है उनकी मृत्यु हुई और उसके बाद सर्वेयर आता रहा और 1 लाख का जो पैसे आपको मिलने थे उसकी जगह सिर्फ 5-10 हजार रुपए दे गए। हाँ सर, वो चेक भी सर जो हमें दी थी सर, उस चेक की फोटो कॉपी सर मैंने कराई नहीं, वो बोले वापस आ जाएगी। अब मेरे पास कोई सर प्रूफ नहीं, सिर्फ पॉलिसी है और सर ये बस जो उसमें चढ़ा है अकाउंट में बैंक पे वो है। हाँ, झांसी से मैंने चेक ली थी, वहाँ पर उसका प्रूफ हो सकता है सर। और सर, इसमें कुछ किया जा सकता है? इनके पास प्रूफ की भी कमी है, बहुत सारी चीजें। देखिए, जो मैं समझ पा रहा हूँ, मुझे ये समझ में आया है आपका क्वेश्चन कि आपको जो है मुआवजा इंश्योरेंस कंपनी से पूरी तरह से नहीं मिल पाया है। हाँ। जितनी आपकी पॉलिसी थी उसका शायद 5 से 10% ही आपको दिया गया है जी, जो कि गलत है। कानूनी आपका अधिकार है, अगर आपने प्रीमियम टाइम पर पे करे थे पॉलिसी के, तो इंश्योरेंस कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आफ्टर डेथ वो किसी तरह का फ्रिवलस ऑब्जेक्शन यानी कोई बेतुका ऑब्जेक्शन उसमें नहीं लगा सकता है और उसको पूरा रकम आपको देना होगा। पर उसके लिए 2 चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं। एक तो आपने प्रीमियम ज़रूर पे किए हों, जैसा मैंने पहले कहा। दूसरा, अभी जो आपको चेक मिला है इंश्योरेंस कंपनी से 2 साल से ज़्यादा नहीं होने चाहिए जब आपका क्लेम उन्होंने रिजेक्ट किया या जो भी पार्टली अलाउ करा।
सर, हमने तमाम चीज़ों पर, तमाम पहलुओं पर यहाँ पर बात करी है, लेकिन एक सवाल यहाँ पर मन में रहता है कि बाकी कोर्ट्स में देखा जाता है, कामकाज में देखा जाता है, काफ़ी लंबा वक्त लग जाता है, केस चलता रहता है, तारीखें बढ़ती रहती हैं। क्या इसमें भी ऐसा कुछ टाइम बाउंडेशन, कोई लिमिट? देखिए, टाइम बाउंडेशन एक्ट में ज़रूर प्रिस्क्राइब्ड है, जिसमें ये कहा गया है कि जिला अदालतों को अपने सामने जो केस लगे हैं उनका निपटारा प्रेफरेंशियली 3 महीने के अंदर अंदर करना है। बट ऐसा हो नहीं पाता है, प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज को देखते हुए, नंबर ऑफ केसेस जो पेंडिंग है उनको देखते हुए, तो ऐसा होना बड़ा मुश्किल होता है। सर, इसमें पनिशमेंट पेनल्टी को लेकर भी कुछ है क्या? जैसे हाँ, कई बार कंज्यूमर्स को जो सुविधाएं जो दी जानी चाहिए वो नहीं दी जाती हैं और उसके बावजूद उनकी बात को नहीं सुना जाता है, तो फिर क्या कुछ सजा का प्रावधान इसमें? सज़ा का प्रावधान इसमें इनफैक्ट कोर्ट्स को जो है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की भी पावर दी गई हैं, और अगर कोई ऑर्डर होने के बावजूद अगर उस ऑर्डर को नहीं तामील करता है या उसका आदेश का पालन नहीं करता है तो 1 महीने से लेकर कई 3 साल तक की सज़ा है। अच्छा। और इसी तरह से करीब 2000 से लेकर 10,000 तक के फाइन की भी प्रावधान है। पेनल्टी इसमें डिसाइड कैसे होती है कि आप किस चीज को कंज्यूम कर रहे हैं, उसको लेकर भी? जैसे आप फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, कितना ज्यादा उसका रेट है, उसको लेकर ऐसा कुछ होता है या हाँ जी, एक तो आपको जो मॉनेटरी लॉस हुआ उसको कंपेंसेट किया जाता है, यानी आपने जितना पैसा खर्चा वो आपको वापस किया जाता है। दूसरा, जो नुकसान उस प्रोडक्ट की वजह से, मान लीजिए आपने कोई मोबाइल फ़ोन खरीदा जिसकी बैटरी लीक कर जाती है या एक्सप्लोड कर जाती है, उसकी वजह से अगर कोई डैमेजेस आपको डायरेक्ट हुए हैं तो वो डायरेक्ट डैमेजेस भी अवॉइड किए जाते हैं, प्लस फाइन भी लगाया जा सकता है। एक सवाल मन में आता है, क्योंकि देखा जाता है आजकल हर चीज़ को एडवर्टाइज किया जाता है, हर चीज़ के बड़े बड़े ऐड निकल के आते हैं, बड़े बड़े जो लोग रहते हैं, वो सेलिब्रिटीज रहते हैं, वो उनका ऐड करते हैं, तो इनको लेकर भी कुछ कानूनी प्रावधान किए गए हैं कि जैसे कोई किसी ऐड कर रहा है, किसी चीज़ का ऐड कर रहा है और उसमें वो चीज़ सही नहीं पाई जाती है, तो ऐसे लेकर क्या कार्रवाई की जा सकती है? देखिए, अभी तक हमारे देश में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। अभी रिसेंटली जो है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने एक अमेंडमेंट प्रपोज किया गया था पार्लियामेंट में, उसको सैंक्शन कर दिया है, जिसके हिसाब से करीब 50 लाख रुपए तक किसी सेलिब्रिटी पर एज अ फाइन लगाया जा सकता है अगर वो किसी गलत प्रोडक्ट को एंडोर्स करते हुए पाए जाते हैं, और स्पेशली वो प्रोडक्ट्स जिनका की हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है कंज्यूमर्स पर अगर वो उसको कंज्यूम करें तो। और सज़ा का भी प्रावधान है, बट इट शुड एक्ट एज अ वेरी बिग डेटरेंट फॉर द सेलिब्रिटीज़, ताकि लोगों को किसी भी तरीके से गलत प्रभाव में प्रोडक्ट्स ना खरीद सकें वो। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और लोगों की समस्याओं का यहाँ पर समाधान करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज लीगल हेल्पलाइन में हमने बात करी कंज्यूमर राइट्स की। कल फिर हम हाजिर होंगे आपसे जुड़ा कोई मुद्दा लेकर, आपकी मदद तक पहुंचाने के लिए, आपके सवालों का जवाब देने के लिए। तब तक लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।